दोस्तों, इतिहास की किताबें जब जब पलट जाती हैं तो एक सच्चाई बार बार सामने आती है। भारत कभी भी मुसीबतों से हार मानकर पीछे नहीं हटा, बल्कि हर बार संकट को अवसर में बदलने की ताकत दिखाई है। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ थोपकर मानो एक आर्थिक जाल बिछा दिया हो, ताकि भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा कमजोर हो जाए। पहली नजर में यह एक बड़ा झटका लगता है, एक ऐसा वार जो भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। लेकिन क्या वास्तव में यह टैरिफ भारत को तोड़ देगा, या फिर यह वही स्थिति है जहां भारत अपने असली पत्ते खोलकर दुनिया को चौंका देगा? दरअसल इस अतिरिक्त टैरिफ ने भारत को 3 नए दरवाजों के सामने ला खड़ा किया है। पहला दरवाजा एशिया और अफ्रीका के उभरते हुए बाजारों का है, जहां अमेरिका की पकड़ कमजोर है और भारत के पास भरोसेमंद साझेदारी की गुंजाइश है। दूसरा दरवाजा रूस, खाड़ी और दक्षिण अमेरिका जैसे ऊर्जा और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार को डॉलर से हटाकर स्थानीय मुद्रा या वैकल्पिक वित्तीय तंत्र पर आधारित करने का है, जिससे भारत न केवल अमेरिकी दबाव से बचेगा, बल्कि नए वैश्विक आर्थिक गठजोड़ का नेतृत्व भी कर सकेगा। और तीसरा दरवाजा सबसे रहस्यमय है, भारत के भीतर आत्मनिर्भरता की नई लहर, जहां आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उद्योगों को उस मुकाम पर पहुंचाया जा सकता है जो आज तक केवल सपना लगता था। यही तीनों दरवाजे भारत के लिए संभावनाओं की भूल भुलैया भी हैं और एक ऐतिहासिक चुनौती भी। सवाल यही है, भारत कौन सा दरवाजा पहले खोलेगा और किस दरवाजे के पीछे उसकी वह जीत छिपी है जो आने वाले दशकों में उसे नई शक्ति देगी। अभी यह राज पर्दे में है, लेकिन इतना तय है कि जो रास्ता भारत चुनेगा वही अमेरिका के टैरिफ की असली काट साबित होगा। और शायद यही वह पल है जब दुनिया फिर से देखेगी कि भारत मुसीबतों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलकर इतिहास की नई इबारत लिखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पहली बात तो यह है कि भारत से फ्री ट्रेड क्रीट एग्रीमेंट यानी कि FTA फाइनलाइज करने के लिए यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर खुद नेक्स्ट मंथ भारत आने जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह देखी गई, यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर भारत से FTA फाइनलाइज करने के लिए भारत पहुंचे उससे पहले जापान में नए मार्केट अवसर खोलने के लिए और वहां से अपने देश में बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भारत के PM मोदी जापान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दूसरी ओर क्या हो रहा है कि भारत का शिपिंग कॉरपोरेशन का सेक्टर भी शांत नहीं बैठा है, बल्कि अगर सबसे बड़ा इतिहास किसी मामले में रचा जा रहा है तो वह है मैरीटाइम सेक्टर। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने शिपिंग के लिए 10 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट के खातिर कोई 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि पूरे 100 देश से कनेक्शन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए 10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट शिपिंग सेक्टर में लाने के लिए 100 नेशंस को रीच आउट करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए वह सफलता है जो कि ट्रंप की मुसीबत के कारण जन्म ले रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। और फिलहाल ट्रंप की टैरिफ समस्या भारत के लिए नए अवसर ला रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो आप सभी लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा अब भारत पर पूरी तरीके से 50% एडिशनल टैरिफ अप्लाई किया जा चुका है। मतलब यह कि अब भारत से जो भी प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, उन पर ज्यादातर प्रोडक्ट मिनिमम 10% की इंपोर्ट ड्यूटी तो पहले से ही लगती थी, लेकिन 50% की इंपोर्ट ड्यूटी और भी ऐड हो चुकी है। यानी कि लगभग 60% की इंपोर्ट ड्यूटी लगने से जो इंडियन प्रोडक्ट है वह अमेरिकी खरीदारों को 1.5 से 2 गुनी कीमत पर मिल रहे हैं। जैसे कि सी फूड ही देख लिया जाए, समुद्री उत्पादों खासकर झींगा पर पहले से ही 10% का काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगता था। नए 50% टैरिफ के साथ यह कुल 60% हो गया है, जिससे यह अमेरिकी बाजार में बहुत महंगा हो गया है। इसी तरह टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में भी है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार रेडीमेड कपड़ों पर पहले से ही 13.9% का टैरिफ लगता था, जो अब 50% के नए शुल्क के साथ बढ़कर 63% या 64% हो गया है। आभूषणों पर पहले लगभग 2.1% का टैरिफ लगता था, जो अब 50% के नए टैरिफ के साथ बढ़कर 52.1% हो गया है। इसके अलावा अगर लेदर और फुटवेयर की बात कर ली जाए तो इस पर पहले से ही 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, लेकिन अब 50% टैरिफ को मिलाकर कुल 75% हो गया है। कहने का मतलब यह है कि भारतीय एक्सपोर्टर के लिए यह एक ऐसी मुसीबत है जिसमें भारत को जरूरत है एक ऐसी मार्केट की जहां पर भारत अपने सामानों को
धकाधक सप्लाई करें और उसके लिए इतनी भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी ना चुकानी पड़े, जिससे अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो कि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर भारत को रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस तरीके से वह अपना खुद का नुकसान कर बैठे और भारत का कुछ भी नहीं उखड़ा। लेकिन अब खबरें साफ साफ इशारा कर रही हैं कि भारत नए मार्केट को खोजने में चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि अमेरिका दूरी बढ़ा रहा है। तो भारत उन देशों के साथ अपनी नजदीकी को बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस बात का संदेश जरूर पहुंच रहा है। भारत की रणनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का हालिया परिदृश्य यह संकेत दे रहा है कि वह केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को तेजी से मजबूत कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ईयू के कमिश्नर भारत आए हैं ताकि लंबे समय से लंबित पड़े भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप दिया जा सके। यह समझौता न केवल भारत के लिए यूरोपीय बाजारों में अधिक सुगमता से प्रवेश का अवसर खोलेगा, बल्कि यूरोप के लिए भी भारत जैसे विशाल उपभोक्ता और विनिर्माण हब से गहरे आर्थिक रिश्ते बनाने का अवसर देगा। इस समझौते के जरिए टैरिफ में कमी, निवेश सुरक्षा और सेवाओं के क्षेत्र में भारत की ताकत को यूरोप में और गहराई मिलेगी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं, जहां वह नए मार्केट अवसर खोलने और भारत में निवेश लाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। जापान हमेशा से भारत का एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी सहयोगी रहा है। जापानी टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मोदी का यह दौरा केवल निवेश को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एशिया में रणनीतिक गठजोड़ को भी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। इन दो प्रमुख घटनाओं के समानांतर भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में खबरें आ रही हैं कि भारत ने शिपिंग और समुद्री परिवहन के क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश आकर्षित किया है। अनुमान के मुताबिक करीब 10 ट्रिलियन रुपए के निवेश के लिए भारत ने केवल 10, 20 या 50 देशों से नहीं, बल्कि पूरे 100 देशों से साझेदारी और कनेक्शन बनाए हैं। यह कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत वैश्विक मैरीटाइम नेटवर्क का एक केंद्रीय धुरी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समुद्री व्यापार किसी भी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ होता है और भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, विशाल समुद्री तटरेखा और विकसित हो रहे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते इस क्षेत्र में वैश्विक महत्व हासिल कर रहा है। भारत सरकार पहले से ही सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए समुद्री और स्थलीय परिवहन नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में 100 देशों के साथ जुड़ना न केवल भारत की शिपिंग क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि इसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपरिहार्य कड़ी बना देगा। यह स्थिति भारत को ऊर्जा, कच्चे माल, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और सेवाओं के आदान प्रदान में बेहद अहम स्थान पर स्थापित कर देगी। दुनिया के कई देश, खासकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के उभरते राष्ट्र भारत के साथ शिपिंग और मैरीटाइम सहयोग को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा यह निवेश भारत के पोर्ट्स को अत्याधुनिक बनाने, ग्रीन शिपिंग तकनीक विकसित करने, नए शिपयार्ड्स और लॉजिस्टिक्स हब तैयार करने में सहायक होगा। डिजिटल पोर्ट कनेक्टिविटी और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स चेन की दिशा में भी बड़े निवेश की संभावना है। भारत का विजन यह है कि 2030 तक वह दुनिया के टॉप 5 मैरीटाइम नेशंस में शुमार हो। इस लक्ष्य को पाने में 100 देशों से बना नेटवर्क बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इस पूरे परिदृश्य में भारत का संदेश साफ है कि वह वैश्विक व्यापार के नए भूगोल को अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। जहां एक ओर यूरोप के साथ एफटीए भारत के उद्योगों और निर्यातकों को नई उड़ान देगा, वहीं जापान के साथ सहयोग तकनीकी श्रेष्ठता और निवेश प्रवाह को सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ मैरीटाइम सेक्टर में हुए 10 ट्रिलियन के ऐतिहासिक निवेश और 100 देशों से बने रिश्ते भारत को व्यापार और परिवहन का वैश्विक हब बना देंगे। आने वाले वर्षों में यह स्थिति भारत की आर्थिक ताकत को दोगुना कर सकती है और साथ ही रणनीतिक रूप से भी भारत को एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में निर्णायक शक्ति बना सकती है। भारत अल्टरनेटिव मार्केट में एंट्री ले रहा है और अमेरिका को संदेश मिले भी कैसे ना, क्योंकि यह बातें कोई हवा हवाई तो है नहीं, बल्कि भारत के द्वारा उठाए जा रहे कदम दुनिया को साफ साफ दिख रहे हैं। और ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि इसे तो दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अमेरिकी टैरिफ का तोड़ निकाल रहा है। क्योंकि जहां काफी देश अमेरिका से मुंह हथौड़ी करने में लगे हैं टैरिफ को लेकर, वहीं भारत के पीएम मोदी के पास खुद ट्रंप बार बार फोन करते रहे। यहां तक कि भारत पर भले ही टैरिफ लग गई, लेकिन खबरें बता रही हैं कि 4 बार फोन कॉल आने के बावजूद भी पीएम मोदी ने ट्रंप का कॉल रिसीव ही नहीं किया।
बल्कि वहीं दूसरी ओर चुपचाप तरीके से भारत के द्वारा उठाए गए अलग अलग तरीके के कदम, जहां सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो वह है इंडियन शिपिंग में 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए 100 देश को एक साथ रीच आउट करना। दरअसल भारत ने तय कर लिया है कि अब हम सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक की रीढ़ बनेंगे। और इसके लिए मोदी सरकार ने 10 ट्रिलियन यानी पूरे 1 लाख करोड़ का निवेश प्लान तैयार किया है। इस मिशन के तहत भारत ने दुनिया के 100 देशों से संपर्क किया है। टारगेट साफ है कि भारत को वैश्विक शिपिंग और पोर्ट पावर हाउस बनाना। अभी हमारी पोर्ट हैंडलिंग क्षमता है 2760 मिलियन टन प्रतिवर्ष। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 3500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष और 2047 तक 10,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष। यानी आने वाले 20 साल में भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग और शिपिंग नेटवर्क का सुपर सेंटर होगा। आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में मुंबई में होने वाले ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट में 25 बड़े ग्लोबल सीईओ और 10 से ज्यादा रीजनल ट्रेड लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। वहां पर उम्मीद है कि भारत को करीब 10 ट्रिलियन के निवेश समझौते मिलेंगे। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है शिपिंग सेक्टर में 100% एफडी ऑटोमेटिक रूट, जिसके लिहाज दिया जाएगा जहाजों के इंपोर्ट पर जीएसटी से छूट, 10 साल का टैक्स हॉलिडे और वन नेशन वन पोर्ट जैसी डिजिटल स्कीमें। मतलब यह है कि जिसने भी भारत में पैसा लगाया उसका मुनाफा सीधा आसमान छुएगा। अब आप कहेंगे कि भारत शिपिंग के मामले में इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्योंकि ट्रंप की टैरिफ लगने से एक्सपोर्ट तो वैसे भी घट जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि भारत का एक्सपोर्ट घटने नहीं बल्कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। भारत के पीएम मोदी इस समय पहुंचे हैं जापान। आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य लगभग 23 अरब डॉलर है, जिसमें से भारत एक्सपोर्ट्स 8 अरब डॉलर हैं। लेकिन देखा जाए तो भारत का जापान के साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत के पीएम मोदी जापान गए हैं, ताकि ऐसी कठिन परिस्थितियों में नया एक्सपोर्ट ऑर्डर तो लेकर आया ही जाए, और साथ कई टेक्निकल सेक्टर में जो जापान का इन्वेस्टमेंट भारत में रुका था उसको भी बढ़ाया जाएगा। और भारत मौके तलाश कर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी जापान के मार्केट से निकाल लेता है। तो पहली बात तो भारत का व्यापार घाटा जापान के साथ खत्म हो जाएगा और अमेरिकी टैरिफ का तोड़ भी निकल जाएगा। भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में ऐसे असंख्य अवसर आते रहे हैं जब वैश्विक परिदृश्य ने मानो भारत को संकट की आग में झोंकने का प्रयास किया हो, किंतु वही आग भविष्य में उसकी शक्ति और आत्मनिर्भरता की भट्टी बन गई हो। और आज एक बार फिर ऐसी ही परिस्थिति सामने है जब अमेरिका, जिसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था का धुरी माना जाता है, भारत पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ थोप कर यह संदेश देना चाहता है कि वैश्विक व्यापारिक नियम उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए बनाए गए हैं। परंतु यही वह क्षण है जब इतिहास अपनी दिशा बदलता है, क्योंकि भारत पर मुसीबत जब जब आती है, अवसर के 3 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक दरवाजा आर्थिक आत्मनिर्भरता का, दूसरा दरवाजा कूटनीतिक पुनर्संतुलन का और तीसरा दरवाजा वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का। क्योंकि सतह पर जो दिख रहा है, असल कहानी उसके पीछे छिपी है। सतह पर अमेरिका अपने टैरिफ से भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गहराई में यह टकराव भारत को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से उसकी दिशा आने वाले 50 वर्षों तक तय होगी। सवाल यह है कि क्या भारत इस संकट को अवसर में बदल पाएगा? और यदि हां, पहला अवसर जो भारत के सामने आया है वह है घरेलू उद्योगों की मजबूती का। क्योंकि जब अमेरिकी बाजार भारत पर 50% की अतिरिक्त कीमत लगाकर उसके उत्पादों को महंगा बना देगा, तो भारतीय निर्यातक मजबूर होंगे कि वे अपने लिए नए बाजार तलाशें। और यही नए बाजार उन्हें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मिल सकते हैं, जहां पहले चीन का दबदबा रहा, लेकिन अब भारत का सस्ता और भरोसेमंद उत्पादन मॉडल उन्हें आकर्षित कर सकता है। दूसरा अवसर कूटनीतिक है, क्योंकि भारत को अब यह समझ में आ रहा है कि केवल अमेरिका या पश्चिम पर निर्भर रहना उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। और इसी कारण भारत रूस, यूरोप के कुछ हिस्सों, अरब देशों और अफ्रीका के साथ मिलकर नई कूटनीतिक धुरी बना सकता है, जो अमेरिका के दबाव को संतुलित करेगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर है डॉलर आधारित व्यापार व्यवस्था को चुनौती देने का। क्योंकि भारत जानता है कि अगर वह अपने व्यापार को केवल डॉलर पर आधारित रखेगा, तो अमेरिका हमेशा इस शक्ति का इस्तेमाल कर भारत को दबाव में लाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत रुपया रूबल, रुपया युआन, रुपया दिनार जैसे वैकल्पिक व्यापार मॉडल विकसित करे, और यही भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक नया नेतृत्व दिला सकता है।
किंतु कहानी का असली सस्पेंस यहां से शुरू होता है, क्योंकि इन 3 अवसरों के पीछे एक और गुप्त संभावना छिपी है, जिसके बारे में अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा। वह संभावना है भारत के तकनीकी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का। अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो 1991 के आर्थिक संकट ने निभाई थी, जब भारत ने मजबूरी में उदारीकरण का रास्ता चुना और पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।